बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मियां चन्नू पंजाब कॉलेज ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस में फ़िज़िक्स का फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है, जिसका नाम मोशन एंड फोर्स है। आज हम थर्ड चैप्टर के थर्ड रिव्यू लेक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें टॉपिक्स शामिल जो हैं दर्ज झैल हैं। नंबर 1, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। नंबर 2, स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। नंबर 3, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। एंड नंबर 4, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। बेटा, ये वो टॉपिक्स हैं जो आज हम इस रिव्यू लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोलिजन क्या होती है, कोलिजन की डेफिनेशन क्या है और कोलिजन किस तरह से टेक प्लेस होती है, उसके बारे में जानते हैं। सपोज़ करें कि मेरे पास दो बाल्स हैं। एक बाल मेरे पास M1 है एंड दूसरी बाल मेरे पास M2 है। M1 बाल V1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है टुवर्ड्स बाल M2 एंड M2 बाल V2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है टुवर्ड्स बाल M1। तो जैसे ही ये एक दूसरे के करीब आएंगी, इनके दरमियान इंटरेक्शन पैदा होगी, इंटरेक्ट करेंगी ये एक दूसरे को, एंड आफ्टर दिस इंटरेक्शन M1 बाल V1 प्राइम वेलोसिटी के साथ एंड M2 बाल V2 प्राइम वेलोसिटी के साथ एक दूसरे से अवे मूव कर जाएंगी। तो ये इनके क्लोज आने की वजह से इनके दरमियान जो इंटरेक्शन पैदा हुआ है बाल M1 एंड बाल M2, जब ये एक दूसरे के क्लोज आई हैं, एक दूसरे के करीब आई हैं, तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन पैदा हुआ है उसको हम कोलिजन कहते हैं, जिसको मैंने डेफिनेशन की सूरत में कुछ यूँ लिखा है। कोलिजन इज सेड टू बी टेक प्लेस व्हेन सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज़ ड्यू टू देयर क्लोजनेस। अगर दो बॉडीज़ के करीब आने की वजह से उनमें किसी भी किस्म की इंटरेक्शन पैदा हो जाए तो हम कहते हैं कोलिजन हुई है। बेटा, कोलिजन की टाइप्स दो हैं। पहली कोलिजन की टाइप है हेड टू हेड कोलिजन, या इसका दूसरा नाम है हेड ऑन कोलिजन, या इसका तीसरा नाम है सेंटर ऑफ मास कोलिजन। ये ऐसी कोलिजन होती है जिसमें बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन बॉडीज़ स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करती हैं। मींस जिस पाथ के अलोंग बिफोर कोलिजन मूव कर रही होती हैं उसी पाथ के अलोंग आफ्टर कोलिजन भी मूव करती हैं। सपोज़ करें कि मेरे पास एक बाल M1 है एंड दूसरी बाल मेरे पास M2 है। ये एक ही लाइन में जा रही हैं और ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन लगाई है ये इनके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है। तो इसलिए इनको इस कोलिजन को सेंटर ऑफ मास कोलिजन भी कहा जाता है। अब सेंटर ऑफ मास कोलिजन में क्या होगा, M1 बाल का जो सेंटर ऑफ मास है डायरेक्ट कोलाइड करेगा M2 बाल के सेंटर ऑफ मास के साथ। तो इस तरह की कोलिजन में बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन बॉडीज़ का जो पाथ ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होता। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ मैंने लिखी है, हेड ऑन कोलिजन आर हेड टू हेड कोलिजन आर सेंटर ऑफ मास कोलिजन इज अ टाइप ऑफ कोलिजन इन विच द बॉडीज डज नॉट डेविएट फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन उनका पाथ ऑफ मोशन जो है वो सेम होता है। सेकंड टाइप ऑफ कोलिजन जो है उसको ऑब्लिक कोलिजन कहा जाता है। अब ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन बॉडीज़ का जो पाथ है वो एक जैसा नहीं रहता और सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बाल्स आर नॉट लाई अलॉन्ग द सेम लाइन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक M1 बाल है, एक दूसरी बाल M2 है। ये दोनों बाल्स मूव कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में, बट इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे लाई कर रहा है। जब इस तरह की कोलिजन होगी, इस तरह की कोलिजन में आफ्टर कोलिजन जो बॉडीज़ हैं वो अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट कर जाएंगी। तो इसकी स्टेटमेंट मैंने कुछ यूँ लिखी है, द कोलिजन इन विच बॉडीज़ डेविएट फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ आफ्टर कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। बेटा, ये जो लेक्चर है आप डिटेल में डिस्क्राइब कर चुके हैं, डिटेल में अटेंड कर चुके हैं।
आज मैं इस लेक्चर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिनको आप अंडर कंसीडर रखते हुए कुछ डेरिवेशंस करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है वो है कंसीडरेशन ऑफ इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू स्मूथ बाल्स विद वेलोसिटी v1 एंड v2। वेलोसिटी v1 एंड v2 के साथ दो बाल्स स्मूथ बाल्स आपस में स्ट्राइक करेंगी और स्ट्राइक करने के बाद आपने करना क्या होगा, आपने इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए डेरिवेशन करनी है। अब इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन कुछ यूँ थी कि इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन होती है जिसमें टोटल मोमेंटम एंड टोटल की एनर्जी जो है सिस्टम की कांस्टेंट रहती है, या इस तरह से कह लें कि ऐसी कोलिजन जिसमें टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो भी कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो भी कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो सेकंड पॉइंट पे आपने क्या करना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके आप ये फाइनल रिजल्ट निकालेंगे m1 इंटू वी वन माइनस वी वन प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू वी टू प्राइम माइनस वी टू। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। और इसी तरह क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हुई है तो इलास्टिक कोलिजन में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करते हुए हम जो फाइनल रिजल्ट निकालेंगे वो m1 इंटू वी वन माइनस वी वन स्केयर माइनस वी वन प्राइम स्केयर इज इक्वल टू m2 इंटू वी टू प्राइम स्केयर माइनस वी टू स्केयर है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। फिर आपने क्या काम करना है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 पे जब डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो v1 प्लस वी वन प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2 होगा, जो कि यहाँ पर जो है उसको रीअरेंज फॉर्म में लिखा गया है v1 माइनस वी टू इज इक्वल टू माइनस इंटू वी वन प्राइम माइनस वी टू प्राइम। बेटा ये जो आखिरी मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड खूबसूरत रिजल्ट है। वो इस तरह से कि जितनी वेलोसिटी के साथ बाल्स आपस में एक दूसरे के करीब आएंगी आफ्टर इम्पैक्ट आफ्टर कोलिजन उतनी ही वेलोसिटी के साथ एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। तो ये जो रिज़ल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, डिफाइन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। बेटा ये बहुत अहम प्रूव है, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ बाल्स आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन आपने वेलोसिटीज़ जो हैं v1 प्राइम एंड v2 प्राइम वो कैसे फाइंड करनी है उसका तरीक़ाकार मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि आपके जो ऑनलाइन लेक्चर्स पहले हो चुके हैं उसमें ये तरीक़ाकार डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो मैं यहाँ पर आपको ये जो v1 प्राइम एंड v2 प्राइम वेलोसिटीज़ ऑफ द बाल्स आफ्टर कोलिजन कैसे डिराइव करनी है उसके बारे में बताऊँगा। एज वी नो दैट क्वेश्चन नंबर 1 में देखें v1 प्लस वी वन प्राइम इज़ इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। ये आप प्रीवियस इक्वेशन में आपको बता चुका हूँ, वहीं से ये मैंने रिज़ल्ट निकाला है। अब यहाँ से अगर आप v1 प्राइम की वैल्यू निकालना चाहेंगे, v1 प्राइम की वैल्यू निकालने के लिए आपको v1 की वैल्यू को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाना होगा। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 में रिज़ल्ट आएगा v1 प्राइम इज़ इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1 आएगा। और इसी तरह अगर आप v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो v2 की वैल्यू को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 में रिजल्ट आएगा v2 प्राइम इज़ इक्वल टू v1 प्लस वी वन प्राइम एंड v2 माइनस वी टू प्राइम इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके माइनस v2 हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसमें आपने v1 प्राइम की वैल्यू एंड देन v2 प्राइम की वैल्यू अप्लाई करते हुए v1 प्राइम एंड v2 प्राइम के फाइनल रिजल्ट के लिए इक्वेशंस डिराइव कर लेनी है। सपोज करें कि मैं सबसे पहले v1 प्राइम की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 में v2 प्राइम की वैल्यू को पुट करूंगा और उसको सिंप्लीफाई करूंगा।
देखें जी, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2 इंटू, अब यहाँ पर जो v2 प्राइम की वैल्यू है वो दर्ज की जाएगी, m2 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो m2 है उसको ब्रैकेट वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन वैसे ही रहेगी, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v1 प्लस m2v1 प्राइम माइनस m2v2। आपने इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन में जो m2 की वैल्यू है उसको अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें आप क्या काम करेंगे, जो v1 प्राइम की वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ ले जाएंगे एंड प्राइम के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। मींस आफ्टर कोलिजन हमारे पास v1 प्राइम की वैल्यूज़ आ रही हैं इस इक्वेशन में, वो एक तरफ आ जाएंगी एंड बिफोर कोलिजन जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ होंगी वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी यहाँ पर m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये माइनस वाली टर्म उठा के जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी m2v2 एंड प्लस वाली टर्म जो उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो हो जाएगी माइनस m2v1। नेक्स्ट आप क्या काम करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। जो आपको प्रीवियस इक्वेशन मैंने बताई है उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आएगा जो कि आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बाल की वेलोसिटी होगी, m1 बाल की वेलोसिटी होगी। इसी तरह अब आपने अगर v2 प्राइम की वैल्यू निकालनी है तो v2 प्राइम की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 2 से v1 प्राइम की वैल्यू को पुट करेंगे और उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून जो है उसमें मैंने v1 प्राइम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 4 में पुट की, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा m1v1 प्लस m2v2 इज़ इक्वल टू m1v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1 इंटू प्लस m2v2 प्राइम। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, वही जो प्राइम वाली वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ ले जाएंगे एंड प्राइम के अलावा जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे आ जाएंगी। तो जो रिज़ल्ट आएगा आपके पास वो कुछ यूँ होगा, v2 प्राइम इज़ इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। तो बेटा ये हमारे पास जो है v2 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी जो कि इक्वेशन नंबर 6 में आपको बताई गई है। इस तरह से आप आफ्टर कोलिजन जो वैल्यूज़ हैं, आफ्टर कोलिजन बाल्स की जो वैल्यूज़ हैं वेलोसिटीज़ की v1 प्राइम एंड v2 प्राइम वो डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा टॉपिक है हमारे पास स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इसमें बेटा टोटल 4 केसेस डिस्कस किए गए हैं। इन चारों केसेस की जो स्टेटमेंट है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको जो मैंने अभी इक्वेशंस निकाल के दी हैं v1 प्राइम एंड v2 प्राइम की, उन वैल्यूज़ में, उन इक्वेशंस में आपने कंडीशंस अप्लाई करते हुए फाइनल रिज़ल्ट निकालने हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में बेटा आपको जो कंडीशन बताई गई है m1 इज़ इक्वल टू m2 एंड v2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका जो फिज़िकल मतलब बनता है, इसकी जो स्टेटमेंट बनती है, व्हेन टू आइडेंटिकल बाल्स कोलाइड्स विद वेलोसिटीज़ v1 एंड v2, मींस आपके पास दो बाल्स हैं, एक बाल m1 है एंड एक बाल आपके पास m2 है। ये दोनों बाल्स वेलोसिटी v1 एंड v2 के साथ मूव कर रही हैं। आफ्टर कोलिजन आपने बताना है इनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी। तो बेटा जब आप v1 प्राइम एंड v2 प्राइम के जो मैंने आपको फार्मूले निकाल के दिए हैं उसमें ये कंडीशन अप्लाई करेंगे m1 इज़ इक्वल टू m2, तो आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएंगे v1 प्राइम इज़ इक्वल टू v2 एंड v2 प्राइम इज़ इक्वल टू v1 आएगा। और इसका जो रिज़ल्ट है वो आप फिज़िकल तौर पर इस तरह से लिखेंगे,
when two identical balls collide with each other with velocities v1 and v2, then after collision the velocities of the balls interchange. आफ्टर कोलिजन जो बॉडीज़ हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस में हमें जो कंडीशन बताई गई है m1 इज इक्वल टू m2 एंड v2 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो फिजिकल मतलब बनता है वो ये है when two identical balls collide with each other and second ball is at rest। और इसका कुछ इस तरह से भी मतलब बनता है when identical balls collide with each other and second ball is at rest। देन अगर आप ये कंडीशन प्रोवाइड की जाए, आपको ये कंडीशन प्रोवाइड की जाए तो आपका जब v1 प्राइम एंड v2 प्राइम की इक्वेशंस में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा वो v1 प्राइम इज इक्वल टू 0 एंड v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 आएगा। अब इसका मतलब ये है कि जब आपके पास दो आइडेंटिकल बाल्स हों और m1 बाल v1 वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही हो जबकि m2 बाल रेस्ट की हालत में हो तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। अगर पहले v2 की वैल्यू 0 थी तो अब v1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। मींस पहले अगर दूसरी बाल रेस्ट की हालत में थी तो आफ्टर कोलिजन पहली बाल रेस्ट की हालत में आ जाएगी एंड जो सेकंड बाल है वो फर्स्ट बाल की वेलोसिटी के इक्वल जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 एंड v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। इसको फिजिकली आप इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे when two identical balls collide with each other and second ball is at rest, then after collision their velocity interchanges। उनकी जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास थर्ड केस है। थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंडीशन आपको बताई गई है when a heavier ball collides when a lighter ball collides with the heavier ball at rest। आपके पास दो बाल्स हैं, m1 बाल जो है वो लाइटर है एंड m2 बाल जो है वो हैवियर है एंड जो हैवियर बाल है वो रेस्ट की हालत में पड़ी हुई है। जब आपको ये कंडीशन प्रोवाइड की जाए तो ये कंडीशन आपको अभी जो मैंने इक्वेशंस डिराइव करके दी हैं v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2 एंड v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। ये दो जो इक्वेशंस हैं इन इक्वेशंस में आपने ये कंडीशन अप्लाई कर देनी है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि m2 इज़ वेरी मच ग्रेटर देन m1। मीन्स आप m1 का जो मास है उसको m2 के मास के मुकाबले में 0 पुट कर सकते हैं। एंड दूसरी जो कंडीशन यहाँ पर बताई गई है जो हैवियर बाल है वो रेस्ट की हालत में पड़ी हुई है। जब आप ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो इन कंडीशंस के अप्लाई करने के बाद आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा इस केस का वो v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1 एंड v2 प्राइम इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसका फिज़िकल मतलब ये बनता है कि जब एक लाइटर बाल एक हैवी बाल के साथ जाके स्ट्राइक करती है और अगर हैवी बाल रेस्ट की हालत में पड़ी हो तो जो लाइटर बाल है स्ट्राइक करने के बाद उतनी ही वेलोसिटी के साथ रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो लाइटर बाल है वो हैवियर बाल के साथ कोलाइड करके रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है और जो हैवियर बाल है वो पहले भी रेस्ट की हालत में थी एंड आफ्टर कोलिजन भी वो रेस्ट की हालत में ही होगी। मींस जो हैवियर बाल है उसकी वेलोसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो बेटा ये था हमारे पास स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन में थर्ड केस। नेक्स्ट हम बात करेंगे केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 में हमारे पास हैवियर बाल जो है वो एक लाइटर बाल के साथ जाके स्ट्राइक करेगी और जो लाइटर बाल है वो रेस्ट की हालत में है। m1 इज़ वेरी मच ग्रेटर देन m2 एंड v2 इज़ इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको प्रोवाइड की गई है। इस कंडीशन का फिज़िकल मतलब ये बनता है
कि जब एक हैवियर बाल एक लाइटर बाल के साथ जाके स्ट्राइक करे एंड लाइटर बाल रेस्ट की हालत में पड़ी हो तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी। तो आपको वही दो फार्मूले जो मैंने आपको पहले बताए हैं, उन्हीं दो फार्मूलाज में आपने ये कंडीशंस अप्लाई करनी है। ये कंडीशंस अप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा आपके पास वो v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 एंड v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक हैवियर बाल एक लाइटर बाल के साथ आके स्ट्राइक करती है देन आफ्टर कोलिजन हैवियर बाल की वेलोसिटी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, एंड जो लाइटर बाल है अगर वो रेस्ट की हालत में पड़ी थी देन आफ्टर कोलिजन वो फर्स्ट बाल की निस्बत डबल वेलोसिटी के इक्वल मूव करना शुरू कर देगी। मीन्स v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1। तो बेटा ये आपके पास आज का फोर्थ केस था, स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। एग्जाम के हवाले से बेटा ये जो केसेस हैं अगर लॉन्ग में पूछे जाएं तो ये चारों केसेस जो हैं वो इकट्ठे पूछे जाते हैं, और अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन में कोई एक केस जो है उसकी आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है। आपने उसी स्टेटमेंट को वो दो जो इक्वेशंस मैंने आपको बताई हैं और उनको डिराइव करके दिया है, उन इक्वेशंस में आप ये कंडीशंस अप्लाई करें और फाइनल रिजल्ट इनके डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। ये टॉपिक बेटा आप डिटेल में डिस्क्राइब कर चुके हैं आपके ऑनलाइन लेक्चर्स में। मैं इसका रिव्यू आपको देता चलूँ। रिव्यू में हम ये बात करेंगे कि जब वाटर जो है, अगर आप एक वाटर पाइप जो है उसमें से हॉरिजॉन्टली तौर पर अगर आपने उसको पकड़ा हुआ है और उस वाटर पाइप में से वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ अगर वो वाटर मूव कर रहा है और उसको आप एक दीवार के साथ नॉर्मली स्ट्राइक कर रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे स्ट्राइक कर रहे हैं, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल जो वेलोसिटी है वाटर की वो ज़ीरो हो जाती है। तो इस दौरान में जो वाटर है वो दीवार के ऊपर फोर्स लगाता है, एक्शन की फोर्स, एंड जो दीवार है वो वाटर के ऊपर फोर्स लगाती है जो कि रिएक्शन की फोर्स होती है। तो हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो वाटर ने दीवार के ऊपर लगाई है। तो इसको मैंने सिंपली ये इन अल्फाज में बयान कर दिया है, व्हेन वाटर स्ट्राइक्स द वॉल नॉर्मली with some velocity and after striking the wall its velocity becomes zero। मीन्स कि अगर आपके पास वाटर की जो वेलोसिटी है वो v है बिफोर स्ट्राइकिंग द वॉल, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल जो वाटर की वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। इस सिचुएशन में वाटर जो है वो दीवार के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसका इक्वेशन जो है उसका मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो F इज़ इक्वल टू m/t इंटू वी के बराबर है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इसको आप कैसे पढ़ते हैं, इसको आप पढ़ने का तरीका समझ लें। फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ mass of water striking wall per second and change in velocity of water। तो ये दो चीज़ों का असल में प्रोडक्ट है, कितना मास कितने टाइम में स्ट्राइक कर रहा है और वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है। इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करते हैं फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में। और बेटा ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करते हुए हम जितनी भी ये जो काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल कर ये जो हाइड्रोलिक जो हमारे जो हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स में इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है उसको इस्तेमाल किया जाता है टरबाइन में, और वो टरबाइन जो है वो रोटेट करती है। उस टरबाइन के रोटेट करने से जनरेटर मूव करते हैं और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली यही फंडामेंटल इक्वेशन वहाँ पर अप्लाई हो रही है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। वहाँ पर जो हाई डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, हाई डैम्स में वाटर में पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब वहाँ से वाटर को मूव करवाया जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वही काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल की जाती है टरबाइन को मूव करवाने में, क्योंकि जो फोर्स है वो वाटर लगाता है उस टरबाइन के विग्स के ऊपर, देन वो मूव करती है। एंड जो टरबाइन है उसकी शाफ्ट के साथ जनरेटर की शाफ्ट जुड़ी होती है और जनरेटर मूव करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्स की। जैसे कि आप
प्रीवियस लेक्चर में, अपने ऑनलाइन लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये एक्सप्लोजन में भी वेरीफाई होता है। एक्सप्लोजन में भी इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एप्लीकेशन है। एक्सप्लोजन में भी हमारे पास इस लॉ की कंजर्वेशन मौजूद है। देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स वेयर मोमेंटम चेंजेस आर प्रोड्यूसेस बाय एक्सप्लोसिव फोर्सेस विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो मैटर और ना ही एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकती है। और जो क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम में मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो सकती, जबकि एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है विद द सराउंडिंग। तो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम की आपको अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम मींस जिसमें ना तो मैटर ही एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो। अब मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्स की जो पहली एग्जांपल है वो डिस्कस करते हैं। उसमें है बॉम्ब एक्सप्लोजन। सपोज करें कि हमारे पास एक शेल है और वो शेल इन द मिडल ऑफ द एयर एक्सप्लोड होता है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शेल है, वो शेल इनिशियली तौर पर रेस्ट की हालत में था, तो उसका इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था। और जब वो शेल एक्सप्लोड होता है इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स और इनटू डिफरेंट पीसीस, देन उसका जो फाइनल मोमेंटम है वो भी ज़ीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर सपोज करें कि आपके पास एक शेल है, एक शेल जो है टू पीसीज में एक्सप्लोड होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक शेल है वो टू पीसीज में एक्सप्लोड होता है, देन वो जो दो पीसीज हैं आफ्टर एक्सप्लोजन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे टू कंजर्व द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो initial momentum of the bomb must be equal to the final momentum of all the fragments of the bomb which fly off in different directions to conserve the momentum. नेक्स्ट पे तो हम सेकंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। वो बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल है और बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ राइफल एंड बुलेट। सपोज करें कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है। हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है, राइफल का भी एंड बुलेट का भी। क्यों? क्योंकि दोनों रेस्ट की हालत में हैं। एंड जो फाइनल मोमेंटम है राइफल एंड बुलेट का, वो हमारे पास mv है। तो अगर हम देखें तो कैपिटल mv रिप्रेजेंट कर रहा है मास एंड वेलोसिटी ऑफ राइफल को, एंड स्मॉल mv रिप्रेजेंट कर रहा है मास एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट को। तो अगर आप इसकी रिकॉयल की वेलोसिटी चेक करें तो रिकॉयल की वेलोसिटी इसकी होती है v इज इक्वल टू माइनस इंटू mv/m। मैस ऑफ राइफल बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो राइफ़ल है वो रिकॉयल करती है टुवर्ड्स बैक जब फायर ओपन किया जाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाई द राइफल रिकॉयल टुवर्ड्स बैक व्हेन इट ओपन्स फायर। जब फायर किया जाता है राइफ़ल से तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश क्यों लेती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको पुश क्यों मिलता है, वो रिकॉयल क्यों करती है। तो उसकी यही रीज़न है क्योंकि जो इनिशियल मोमेंटम होता है गन एंड बुलेट का या बुलेट एंड राइफल का, वो तो ज़ीरो होता है। एंड टू कंजर्व द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब बुलेट वेरी हाई स्पीड के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो जो मोमेंटम है उसको कंजर्व रखने के लिए जो गन है रिकॉयल करती है विद अ वेरी वेरी स्मॉल वेलोसिटी एज़ कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो बेटा ये आपने इक्वेशन याद रखनी है। ये इक्वेशन बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये फाइनल एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अक्सर बार जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है। v इज इक्वल टू माइनस m/m। बाज़ औक़ात आपको कहा जाता है कि एक्सप्लेन द इक्वेशन v इज इक्वल टू माइनस mv/m। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे प्रीवियस बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस। हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, इन टॉपिक्स में से जितने भी फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहला हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
लॉन्ग क्वेश्चन असल में ये पूछा जाता है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में से। वो लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द इलास्टिक कोलिजन ऑफ बाल्स इन वन डायमेंशन फॉर द केस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा और उस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन आपने उसको एक्सप्लेन करना है, और इसमें आपने वही रिजल्ट निकालना है जिसमें ये बताया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ अप्रोच ऑफ टू बाल्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ सेपरेशन। या इस तरह से पूछा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ relative speed of approach of two balls is equal to the magnitude of relative velocity of speed of separation। नेक्स्ट बेटा एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जो इन्हीं टॉपिक्स में से पूछा जाता है, वो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस, गिव द पॉसिबल रीजन फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस। आपने इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन करनी है एंड इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन करनी है, और उसके बाद बताना है कि एक बाउंसिंग बॉल जो है वो दोनों केसेस में किस तरह से बिहेव करेगी। तो बेटा सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन की अगर बात करें तो इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसमें टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व्ड रहती हैं। एंड इन इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसमें टोटल मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहता है लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व्ड नहीं रहती। उसके बाद आपने ये बताना है कि बाउंसिंग बॉल इलास्टिक कोलिजन के केस में कैसे बिहेव करेगी एंड इन इलास्टिक कोलिजन के केस में कैसे बिहेव करेगी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने बाउंसिंग बॉल जो है उसको सबसे पहले हार्ड फ्लोर पे इम्पैक्ट करवाना है टू एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन। तो जब आप हार्ड फ्लोर पे इम्पैक्ट करवाएंगे बॉल को तो जो बॉल है ऑलमोस्ट ओरिजिनल हाइट तक रीबाउंस करेगी, विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। मींस अगर आपके पास जो बॉल है वो ओरिजिनल हाइट तक रीबाउंस करती है जहाँ से उसको थ्रो किया गया था, उसको लीव किया गया था, इसका मतलब उसकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व्ड रही है। और अगर आप इसी केस को इन इलास्टिक कोलिजन में एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए ये होगा कि आप वही बाउंसिंग बॉल है उसको एक सैंडी फ्लोर के ऊपर इम्पैक्ट करवाएंगे। जब आप उसको इस सैंडी फ्लोर के ऊपर इम्पैक्ट करवाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल हाइट तक रीबाउंस नहीं कर पाएगी, उसकी वो जो एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डिफाइन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्लोज सिस्टम क्या होता है एंड आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। दोबारा फिर बता देता हूँ, क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द डिफाइन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सॉरी, मैं ये क्वेश्चन के आंसर बताना चाह रहा था। क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? ऐसा सिस्टम क्लोज सिस्टम कहलाता है जिसमें मैटर तो ट्रांसफ़र ना हो सराउंडिंग को, या मैटर का एक्सचेंज ना हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जबकि एनर्जी का एक्सचेंज हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। एंड आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो मैटर और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है या एक्सचेंज होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल चेंज इन एनर्जी इन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो तो उसमें टोटल एनर्जी कितनी चेंज होती है। तो बेटा याद रखिएगा, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो और चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों में टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। मैं काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, या हम इसको कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी, या हम इसको तमाम किस्म की एनर्जी कह सकते हैं। जितनी भी एनर्जी है टोटल एनर्जी वो कंजर्व रहती है। अगर हम मैकेनिकल केस में देखें तो मैकेनिकल केस में आता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप इन इलास्टिक कोलिजन देखें या इलास्टिक कोलिजन देखें तो उसमें टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है इन बोथ केसेस, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व्ड रहती है, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व्ड नहीं रहती।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो टॉपिक थे मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्स, उसमें से अगर आप देखें तो प्रीवियस बोर्ड्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये हैं, अ शेल इज़ एक्सप्लोर्ड इन 2 पीसेस, वाई दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आपके पास एक शेल हो तो वो जब एक्सप्लोर्ड होता है 2 पीसीज में, तो वो पीसीज अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव करते हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि इनिशियली तौर पर जो शेल है उसका मोमेंटम ज़ीरो है। अगर उसका मोमेंटम इनिशियल ज़ीरो है तो उसका फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, फाइनल मोमेंटम को ज़ीरो करने के लिए जो शेल के पीसीज हैं आफ्टर एक्सप्लोजन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आफ्टर फायरिंग द राइफल मूव स्लो एज कंपेयर टू बुलेट, वाई। उसकी रीज़न आपने वही जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है रिकॉइल वेलोसिटी वाली, कि वो रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो इतनी कम क्यों होती है आफ्टर द फायरिंग, उसकी रीज़न बतानी है आपने। तो सबसे पहले आप वो रिकॉइल की इक्वेशन लिखेंगे, v इज इक्वल टू माइनस इंटू एम वी, स्मॉल एम वी जो कि बुलेट के मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा, ओवर कैपिटल एम जो कि राइफल के मैस को रिप्रेजेंट करेगा। अब बुलेट के मैस के मुकाबले में जो राइफल का मैस है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से जो राइफ़ल है उसकी रिकॉइल की जो वेलोसिटी है वो बहुत कम होती है, स्लो होती है, जिस वजह से जब फायर किया जाता है तो आफ्टर फायरिंग जो राइफ़ल है वो बहुत स्लो वेलोसिटी के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन एंड स्पेशल केसेस जो हैं उसके बारे में अगर डिस्कस करें, ये हमारे पास असल में असाइनमेंट के क्वेश्चन है। आपको जो इस लेक्चर के साथ असाइनमेंट जो है वो अटैच की गई है, उस असाइनमेंट के ये क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन है, डिफाइन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन एंड प्रूव दैट स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस तरह डिस्कस स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, अगर ये लॉन्ग में पूछा जाएगा तो इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्कस स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। और अगर शॉर्ट में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको कोई एक केस बताया जाएगा, उसकी स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपने वहाँ से उस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट फाइंड करने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, ये भी आपको मैंने बता दिया है कि आपके पास अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप में से अगर वाटर फ्लो कर रहा है और उसको आप वाल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वो वाल के ऊपर फोर्स लगाता है, और वो फोर्स किसके बराबर होती है, वो फोर्स बराबर होती है मैस स्ट्राइकिंग ऑन द वाल पर सेकंड एंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वाई द गन रिकॉइल टुवर्ड्स बैक व्हेन ओपन फायर। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको पहले कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यही हमारे पास वो लेक्चर हैं जिनका आज हमने जो है वो डिस्कस करना था। तो बेटा ये था हमारा आज का रिव्यू लेक्चर। अगर आपको इन टॉपिक में से जो हमने आज पढ़े हैं अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप कमेंट्स में लाजमी तौर पर पूछ सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो वो भी आप लाजमी तौर पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।